तमाम दावों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर सबसे बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम देने को तैयार है। वो यूरेनियम जिसको लेकर ईरान अमेरिका से टकरा गया। अगर ट्रंप की बातों में थोड़ा भी दम है तो इसका मतलब है ट्रंप के सामने ईरान झुक गया, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम देने का मतलब होगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगाना, यानी परमाणु हथियार बनाने के सपने को तोड़ देना। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एनरिच्ड यूरेनियम लिए बिना अमेरिका नहीं मानेगा? क्या ईरान अपना यूरेनियम बचाने के लिए फिर जंग लड़ने के लिए तैयार है? यह रिपोर्ट देखिए। क्या ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करेगा ईरान? क्या अमेरिका की शर्तों को ईरान मान लेगा? मिडिल ईस्ट में बारूदी बरसात थमने के बाद ये सवाल तब खड़े हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर 3 बड़े दावे किए। पहला दावा था कि अमेरिका और ईरान के बीच डील लगभग फाइनल होने वाली है। ट्रंप ने दूसरा दावा किया कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े कुछ अहम हिस्सों को सौंपने पर सहमत हो गया है। और ट्रंप ने तीसरा दावा यह किया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. ट्रंप के इन दावों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब खत्म होने के कगार पर है? क्या मिडिल ईस्ट का संकट खत्म होने वाला है? इन सवालों के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगलता है तो कभी दाना दाना खाता है। यानी ऐसी उम्मीदें पाल रहा है जिनका जमीन पर कोई ठोस आधार नहीं है। ऊंट आमतौर पर रेगिस्तान में रहता है जहां कपास जैसी फसल उगती ही नहीं, इसीलिए कपास का बीज ऊंट के लिए ऐसी चीज है जो उसकी पहुंच के बाहर है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिका को लेकर तीखा बयान दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, एक तरफ कुछ देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जबकि दूसरी ओर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आधार बनाकर उसके खिलाफ जंग छेड़ी जा रही है। क्या दुनिया के नेताओं की अंतरात्मा खत्म हो चुकी है? ईरानी राष्ट्रपति की इस पोस्ट से साफ है कि ट्रंप चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। सवाल है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो क्या मिडिल ईस्ट में फिर से महाजंग होगी? क्या फिर से तबाही की तस्वीरें दिखने लगेंगी? क्या मिडिल ईस्ट की जंग से पूरी दुनिया फिर परेशान हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर सबसे बड़ी राहत वाली खबर है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। सीज फायर के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला, यह ईरान ने कहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने यह ऐलान किया है, रास्ता बिल्कुल साफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने खुद सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेबनान में हुए संघर्ष विराम के बाद ईरान ने अपना वादा निभाते हुए तेल और गैस की सप्लाई का रास्ता साफ कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने पोस्ट कर जानकारी दी कि लेबनान में सीज फायर के साथ ही हॉर्मुज की खाड़ी से सभी जहाजों की आवाजाही नॉर्मल रूप से होनी शुरू हो जाएगी।
चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रजेश सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जी हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। धीरज सर, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सर, आप सभी से पहले एक कमेंट मैं इस चीज पे लेना चाहूंगा कि अचानक से ईरान ने पोस्ट करके अरागची ने यह जानकारी दे दी कि हॉर्मुज अब पूरी तरीके से खुल चुका है। इसके मायने क्या है? ब्रजेश सर, आपसे कमेंट की शुरुआत करेंगे। ब्रजेश सर। अभिषेक जी, पहले तो सब दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जय हिंद और नमस्कार। जय हिंद सर। इस वॉर जो चल रहा है बहुत ही पेचीदा रहा है। उसमें कोई भी खबर जो अच्छी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में, जिसके ऊपर इलीगल कंट्रोल की वजह से पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है और जिसके इकोनॉमिक जो परिणाम है वो बहुत ही घातकी हो सकते हैं, बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। तो इस सब के माहौल में ये बहुत अच्छी खबर है। अब ये खबर अभी क्यों आई है, उसे उनका क्या मतलब था, ये थोड़ा पेचीदा है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते। क्या लेबनान में सीज फायर? ब्रजेश सर, क्या लेबनान में जो सीज फायर हुआ उसका असर है? जी नहीं, ये सब एक से दूसरी जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर देखेंगे तो इस जो मामले, जो लड़ाई चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में 1979 से है, जबकि रेजा शाह पहलवी का तख्ता पलट गया और यहाँ पे कट्टरपंथी का राज चलता है। दूसरी, इजराइल और ईरान भी किस जमाने में दोस्त हुआ, बिल्कुल। उनके आपस में न्यूक्लियर कोऑपरेशन का प्रोग्राम था। मगर ये 1979-80 के बाद धीरे धीरे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि इजराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगता था ईरान के कारण। तीसरी बात, पूरी दुनिया एटॉमिक वेपन के प्रोलिफरेशन से परेशान थी, खासकर वेस्टर्न। इसके ऊपर उन्होंने इराक में रिजीम चेंज किया, लिबिया में रिजीम चेंज किया और ईरान में उनके जो चीफ, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर थे खमैनी साहब, उनको खत्म किया और लीडरशिप को तहस-नहस किया। तो ये पुरानी एक चाल है, एक सोच है जो उसको प्रवाह कर रही है। इसलिए मैंने कहा ये मामला थोड़ा पेचीदा है और उस पूरी न्यूक्लियर कहानी में सिर्फ अभी नॉर्थ कोरिया रह गया है जिसके पास में हथियार है और जिसके ऊपर ये वेस्टर्न देश कुछ कह नहीं पाए। ठीक है। मगर इस दौर पे आते हैं जो चल रहा। इजराइल और ईरान की दुश्मनी काफी तगड़ी रही है और इस करके क्योंकि दोनों के बीच में बाउंड्री नहीं था, तो एक्सिस ऑफ इविल कहते हैं, जो ईरान के जो प्रॉक्सीज थे, हूती, हमास और हिजबुल्लाह के तहत वो इजराइल के साथ लड़ाई कर। ये लड़ाई 2.5 साल पुरानी है, हाल की बात है, पहले तो हो चुकी है। बिल्कुल। और तब से ये कहानी ये रही है, हमास को मिलिटरीली काफी समाप्त कर दिया गया है, हिजबुल्लाह और हूती को काफी वीकेंड कर दिया गया है। ठीक है सर। इजराइल का ये मानना था जब ईरान से लड़ाई चल रही है, साथ साथ बाकी जो हिजबुल्लाह के एलिमेंट तत्व थे लेबनान में, उनको भी नष्ट कर दिया जाए और वो उन्होंने लड़ाई जारी रखी। ठीक है सर। जब सीज फायर का ऐलान हुआ था जी, तब लेबनान की लड़ाई का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया था। ईरान ने कहा और पाकिस्तान जो मध्यस्थता करता उसने बताया लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए था, मगर इजराइल के विचार अलग थे, ट्रंप साहब के विचार अलग थे। तो ठीक है, 4-5 दिन लग गए, जबकि 2-4-5 दिन बाद तो उस पे भी बात हो गई और अब पाबंदी लग गई। और अभी ये है कि वो दोनों बातचीत अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान बात कर रहे हैं, बातचीत भी कर देवनाथ सर, क्या
यही कारण था लेबनान में जो सीज फायर का ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर है अगले 10 दिनों तक के लिए। क्या उसी का असर है कि हम देख रहे हैं कि चलो अच्छी खबर आई, जैसा सर ने भी कहा कि अच्छी खबर आती है तो सुकून मिलता है, तो हॉर्मुज का खुलना क्या वही कारण है? इसमें कोई शक नहीं है, दोनों खबरें अच्छी हैं। 24 घंटे पहले खबर है कि लेबनान और इजराइल के बीच में 10 दिन का सीज फायर है। दूसरी खबर, अभी अच्छी खबर आई है कि ईरान ने अपने वादे को रखते हुए, ईरान ने फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक में बार बार कहा था कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल बमबारी बंद कर दे। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक इस्लामाबाद में इसीलिए अनिश्चित तरीके से अचानक खत्म हो गई थी बिना किसी कंक्लूजन के, क्योंकि ईरान चाहता था कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल बमबारी बंद करे। अब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद की हुई है 10 दिन के लिए, ईरान ने अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। ये याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने कभी बंद नहीं किया था। 27 फरवरी के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। ये तो जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक जबरदस्त हमला किया इजराइल से मिलकर और उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को मार डाला, मैं इस शब्द को एम्फेसिस के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आयतुल्लाह अली खमेनी का मर्डर कर दिया, तो ईरान को मजबूर होकर, कमजोर मुल्क है, उसके पास और कोई हथियार नहीं है अमेरिका से लड़ने के लिए, तो ईरान को मजबूर होके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना पड़ा। एक मास्टर स्ट्रोक मैं इसे मानता हूं, क्योंकि कल परसों तक शायद इस्लामाबाद में टॉक्स फिर से चालू हो जाएं और इस बार अमेरिका को बगले झांकनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे गल्फ स्टेट और अमेरिका के मित्र देश खास तौर से अब देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किसने किया हुआ है। डेफिनेटली नॉट ईरान। तो अमेरिका को बगले झांकनी पड़ेगी अब से लेकर जब तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं देता। वैसे मैं बताता हूं, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए फिर से परमानेंटली खोल दिया है, ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका ने गलती से इजराइल के साथ मिलकर फिर से ईरान के ऊपर बमबारी शुरू की तो ईरान फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। जी ठीक है सर। धीरज सर, समझना आपसे भी यही चाहेंगे कि क्या यही कारण था, और थोड़ा सा और इसमें एड ऑन करते हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया है, तो इसके क्या मायने हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और अभी मैंने आपको सुना और आपके पैनलिस्ट को भी सुना, सो थैंक यू फॉर द अपडेट। अब मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल, बिकॉज आई कंसल्ट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा एंगल दूंगा। देखिए, एज ऑफ टुडे हमारे जो क्रूड फ्यूचर हैं जो 124 पे थे, अभी 88 पे आ चुके हैं। हर $10, क्योंकि 60 पे था पहले, $10 जैसे ही क्रूड बढ़ता है, वर्ल्ड के अंदर जीडीपी 0.4 to 0.2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ग्लोबल इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमीज की उससे भी कहीं ज्यादा, 0.6 to 1.2। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा एक तरीके से प्रहार है, और बहुत सारे देशों का इस लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, तो उनके घरों में भी आंच आ रही थी। नाउ जो हरमुज है, हम सब जानते हैं नेचुरल वाटरवे है, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ इसके ऊपर हर देश का एक तरीके से अधिकार है कि वो अपना ट्रेड इस पे फ्रीली कर सके। ये जो हरमुज को ब्लॉक किया गया वॉर के बाद, ये एक तरीके का टेरर इन्फ्लिक्टिंग मैकेनिज्म था, जिससे कि सबसे ज्यादा नुकसान साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, ऐसी इकोनॉमी जिनकी यहाँ से एनर्जी का फ्लो 60 से 80% आता है, उनके लोगों पर पड़ा, जिनके ऊपर दूर दूर तक इसका कोई लेना देना था। जो लोग बात यूरोप की करते हैं, उनका 12% एनर्जी फ्लो यहाँ से आता है, ज्यादा नहीं आता। चाइना का भी तकरीबन 15% आता है, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, अगर आप उसको उठा लें तो उनका फ्लो बहुत ज्यादा इसके ऊपर आता है और वो डिपेंडेंट थे। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है जो आप बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो देखिए, जो पाकिस्तान में वार्ता हुई थी उसमें हमारे हाथ में कोई लेवरेज था ही नहीं। वो एक तरीके से ऑलमोस्ट फेल्ड टॉक्स की प्रिपरेशन थी, क्योंकि ईरान का बहुत क्लियर कट स्टैंड है, जो उसके एक्सटेंशंस हैं, जो ये टेरर आउटफिट्स हैं इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट रुके। और वर्ल्ड में भी उन्होंने देखा कि जो हिजबुल्लाह के, जो हमने लेबनान के अंदर बम्बार्डमेंट देखी सिविलियन एरियाज पे, उस पर बहुत बड़ी क्षति सिविलियंस को हुई।
हजारों में लोग वहां मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज का भी सपोर्ट था ईरान को कि ये हिजबुल्ला के ऊपर जो बम्बार्डमेंट इजराइल कर रहा है वो रुकनी चाहिए। उसकी अथॉरिटी जेडी वेंस के पास नहीं थी, और ट्रम्प एज यूजुअल जैसा बात करते हैं वो तभी उसमें कूदते हैं जब कोई कुछ ना कर पाए निगोसिएशन का। और फाइनली सबसे बड़ा पेच जो इसमें था कि क्या हम सीज फायर हिजबुल्ला और इजराइल में कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई पावर अथॉरिटी नहीं थी, इट्स अ कंट्री ऑफ वीक स्टेटस। तो इसीलिए ट्रम्प ने आगे बढ़ते हुए यूनानिमसली बात करके डिक्लेयर कर दिया, और जैसे ही वो डिक्लेयर किया उसके बाद ईरान का जो एक तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर अमेरिका ने किया, क्योंकि ईरान और अमेरिका में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गहरा है। आप भी जानते हैं वार्ताओं के दौरान वहां बम्बार्डमेंट हुई है, लोग मारे गए हैं जब निगोसिएशन हो रही है उसके अगले दिन। तो एक तरीके का ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर अमेरिका की तरफ से जरूरी था जो हुआ। इसके बाद ईरान ने भी अपनी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर किया, जो बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। और एक और बात ऐड करना चाहूंगा, आज अगर पूरी तरीके से खुला है 120 से ज्यादा जहाज, 220 से ज्यादा जहाज वहां स्ट्रैंडेड है। तकरीबन 2 महीने का टाइम लगेगा जब आप इसका इफेक्ट प्रॉपर देखेंगे, लेकिन 2 महीने तक महंगाई आपको डेफिनेटली डिसरप्शन सप्लाई चेन की वजह से बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है मनोज सर, क्या ईरान वाकई में एनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए तैयार हो जाएगा? इसकी गुंजाइश आपको दिख रही है, या ये डोनाल्ड ट्रंप का एक और उस तरीके का बयान है जो पिछले 2 महीने में हमने देखा है कि उन्होंने इतने बयान दिए हैं कि किस बयान पे भरोसा किया जाए और किस पे ना किया जाए? देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो हम सब देख रहे हैं कि पिछले 40 दिनों का युद्ध और 49वें दिन जिस तरीके से आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, तो उसके पीछे इन सब देशों का एक डिप्लोमेटिक एजेंडा था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खास करके जो भी कमर्शियल उसके सीप है उसको खोलने के लिए तैयार हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। और अमेरिका बिल्कुल स्क्रिप्ट राइटर की तरह पाकिस्तान को आगे करके स्टेप बाय स्टेप उसको चला रहा है, और उसी हिसाब से ये सारी चीजें तय हो रही है। क्योंकि हम जैसे अभी इसके पहले के वक्ता ने बताया कि ईरान के पास अपने बार्गेनिंग के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा कुछ दूसरा उसके पास पॉइंट था नहीं जिसके आधार पर वो बार्गेन कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देख लीजिए तो अमेरिका जिस तरीके से इस पूरे क्राइसिस में जो उसने नाकाबंदी किया वहां पे, उससे पूरे वर्ल्ड में एक जो प्रेशर बिल्ड हुआ। और देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ट्रंप ने ओपनली कहा है कि दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, ये मेरा समस्या नहीं है, इसको ओपन कराने के लिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्व के सारे देशों की है। और उसके बाद से आप देख लीजिए फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में लगभग 40 देशों का जो एक पिछले 2 अप्रैल को हुआ था और फिर अभी आज हुआ है, और उसमें इन सब ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए एक थर्ड वे का रास्ता निकालने का प्रयास किया। ये कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेबनान में जिस तरीके से इजराइल अटैक करते जा रहा था, और देखिए ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू ने कि आखिर ऊपर किस तरीके से ट्रंप ने प्रेशर बनाया होगा, जिसके चलते उन्होंने उस पर वार्ता के लिए तैयार हुए और एक तरीके से उन्होंने जो युद्ध जो चल रहा था उसको रोकने के लिए उसमें कदम बढ़ाया, जो 10 दिन का उसने प्रिविलेज दिया। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से यूरेनियम को लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईएई ने जिस तरीके से रखा है कि 60% उनका इनरिच यूरेनियम है, और वो शायद देखिए यूरेनियम से 2 चीज बन सकते हैं, परमाणु ऊर्जा भी बन सकता है और परमाणु बम भी बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से ईरान का ओपनली स्टैंड है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध में जाने के पहले अमेरिका और इजराइल का मोटिव यही था कि किसी भी तरीके से हमें उससे यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करना है या उसको वहां से हटाना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा सुखद न्यूज है पूरे विश्व के लिए। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है और खास करके जो सटल डिप्लोमेसी के तहत जो आज पाकिस्तान सर इसमें थोड़ा सा ये भी समझाइएगा मनोज सर कि अगर अमेरिका या इजराइल का मकसद बस इनरिच्ड यूरेनियम को तबाह करना या ईरान से हटाना था, तो परमाणु बम न बनाने को लेकर के तो 2015 में वो पहले ही अमेरिका के साथ बातचीत कर चुका था, और उससे पीछे हटा कौन? तो वो अमेरिका ही 2018 में, और यही डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हैं। तो अमेरिका का मेन मकसद तो क्या वही यूरेनियम है? वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध में जाने से पहले वहां रिजीम चेंज की बात की थी। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो हमें समझना हो कि ये युद्ध बेसिकली अमेरिका का था नहीं। अगर आप इसको माइन्यूटली अगर स्टडीज कीजिए, और पिछले ट्रंप 2.0 के आने के बाद से जिस प्रकार से टैरिफ को लेके ट्रंप और विशेष करके अमेरिका एक कॉर्नर हुआ, उसमें कहीं न कहीं उस कॉर्नर का फायदा इजराइल ने उठाया।
और इजराइल ने जिस तरीके से, हम सब जानते हैं कि एक हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल का, और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने उनको इस युद्ध में झोंका, और कहीं न कहीं वहाँ पे जो खास करके जो पेंटागन के जो थिंक टैंक के जो उनके डिप्लोमेट्स है, वो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और शायद उसी का नतीजा है कि आज पूरे वर्ल्ड से कॉर्नर हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरीके से ट्रम्प का विरोध हो रहा है, हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये युद्ध अमेरिका का था नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज भी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी है, डिफेंस में अभी नंबर 1 है। वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आगे और भी अमेरिका करेगा, नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ी जानकारी आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, हॉर्मुज खुला लेकिन ईरान पर नाकेबंदी जारी रहेगी। नाकाबंदी तब तक रहेगी जब तक डील नहीं हो जाती। अब देखिए, अमेरिका कुछ ना करे ये संभव ही नहीं है। नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक डील नहीं हो जाती है, यह कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। ब्रजेश सर आपके पास आ रहे हैं और समझना आप यही चाहेंगे कि देखिए, ईरान ने तो ठीक है हॉर्मुज खोल दिया, अब अमेरिका कह रहा है कि ठीक है हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया है, लेकिन ईरान की नाकेबंदी हमारी जारी रहेगी। मतलब उकसाते रहिए आप। अभिषेक जी, ये कोई छोटा मोटा गेम प्लान या कोई छोटी चीजें इधर उधर नहीं है, ये बहुत सोची समझी जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक हम दुनिया में रीसेट देख रहे हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद में अभी तक हमने देखा दुनिया में अमूमन शांति रही, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई, छोटी मोटी स्कर्मिशेज या बैल्कनाइजेशन बैल्कन में हुआ है, उस तरह की चीजें। लेकिन जैसा हम आज देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर 5वें साल में चला गया है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 से चल रही। तो एक मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक रीसेट हो रहा है, क्योंकि पहले जो 2 पोलर वर्ल्ड था, अमेरिका और यूएसएसआर, बाद में सिंगल पोलर वर्ल्ड हुआ, अमेरिका दादा था, चाइना एक चैलेंजर उभर के आया है। जब दर्शकों को याद होगा, जब ट्रंप ने अपनी टैरिफ की शिकंजे कसने शुरू किए थे, तो चीन पे भी किया था। चीन ने रेयर अर्थ के माध्यम से मजबूर किया अमेरिका को कि वो टैरिफ के मामले में उनको तंग ना करे, अमेरिका को मानना पड़े, क्योंकि उसके लीवर्स ऑफ पावर चीन के पास। आगे कड़ी देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम और गैस का स्रोत है, रिजर्व्स, एक्सप्लॉइटेड एंड अदर। दूसरा बड़ा स्रोत रहा है रशिया, और तीसरा था वेनेजुएला। वेनेजुएला जो रशिया और यूएस और चीन के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे। वहां पे 6-8 दिन में रेजिम परिवर्तन करके वो उसने कब्जा कर लिया। अगला बड़ा सोर्स रहा है ईरान। तो ये जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर, वो तो है ही है, उसके अलावा ये बात है। तो अमेरिका का ये इंटेंट रहा है, ये सोच रही है कि इसको भी हम रेजिम चेंज करके या ऐसा रेजिम डालें जो हमारे साथ हमारे इन्फ्लुएंस में आए, तब वो चाइना को एक तरीके से कॉर्नर कर सकते हैं और लीवर सकते हैं। ये एक बड़ा गेम चलता आ रहा है। तो जब इतना बड़ा गेम है, तो इस चीज को चाइना भी भांप चुका होगा, रशिया भी भांप चुका होगा। फिर इन दोनों का मौन क्या कहता है? मौन तो आप रहेंगे कि आपके पास काबिलियत नहीं हो। तो जब तक चीन 80%, 75% डिपेंडेंट रहेगा एनर्जी सोर्सेज पे, उसके बाद दिक्कत है। एक देश जो कि पावरफुल कहा जाता है, इकोनॉमिक मिलिट्री ठीक है, मगर इंटरडिपेंडेंस एक अलग चीज है, और उसका असर पड़ता है हमारे सोच में, हमारे विचार में, और हमारे रिलेशनशिप में, हमारे डिप्लोमेसी। और जहां तक अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की, देखिए साहब, मेक नो मिस्टेक्स, 2015 में जब अग्रीमेंट हुआ था, वहां पे डेमोक्रेट की सरकार थी, और जब वहां पे काफी आर्टिकुलेशन हुआ था न्यूक्लियर फील्ड के अंदर
सेंट्रीफ्यूज कैसे होंगे, कितना वेपन बनेगा, किस तरीके से आईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी उसको देख रेख करें। मगर ट्रंप साहब ने क्योंकि रिपब्लिकन थे आते ही उसको खारिज किया और उसके ऊपर सैंक्शन लगाए। बिल्कुल। ब्रिजेश सर, क्या एक जो परसेप्शन बना था युद्ध के दौरान कि अमेरिका ने भले ही बहुत डैमेज किया हो ईरान को, लेकिन वॉर फ्रंट पे ईरान ने अमेरिका को बहुत ज्यादा डैमेज किया है और उसकी जो छवि है उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया है, लेकिन आज जब हम लगभग 50 दिन के आसपास बात कर रहे हैं तो क्या अमेरिका को वो चीजों का लॉस नहीं हुआ है, यह मान ले? अभिषेक जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक जिक्र किया था, लड़ाई जो चलती है आमतौर पे ट्रेडिशनल लड़ाई होती थी दो सेनाओं के बीच में, नौसेना, वायुसेना उनकी सहायता करती थी। अभी जो हम यहां वॉर देख रहे हैं ये वॉर नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है, एक दूसरे की आर्मी एक दूसरे के सामने नहीं है, ना टैंक्स हैं ना आर्टिलरी गन्स हैं, ये हवाई हमले हैं, ये मिसाइल का सौदा है, ये ड्रोन्स का कहानी। और इसके साथ चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा है लोगों के माइंड के स्पेस को इन्फ्लुएंस करना। तो ये कहना, एक लोग सुना रहे थे कहीं कहानी, या जो ईरान के समर्थक थे या हमारे यहाँ भी जो लोग सोचते हैं अमेरिका एक पावरफुल देश है तो जो छोटा देश है नेचुरली हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये एक आम ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है। उस मामले में हम जो भी कह दें, मगर अगर आंकड़े ले और सही आंकड़े ले तो अमेरिका के कोई खास ज्यादा क्षति नहीं हुई है। हाँ, 20 बिलियन या 30 बिलियन हम लोग के लिए शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के लिए कंट्री जिसकी जो क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर जो है डिफेंस के ऊपर में अगले 30 जो कंट्रीज हैं उनको मिला करके उससे ज्यादा है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है। हाँ, छोटा जवाब सर देवनाथ सर के पास अब जा रहे हैं। देवनाथ सर, क्या वाकई में वो कोई लॉस नहीं हुआ है अमेरिका का? बहुत कम शब्दों में सर, अगर हम मॉनेटरी वैल्यू देखें तो 30 बिलियन या 40 बिलियन का खर्चा अमेरिका का कोई खास खर्चा नहीं है। उनका डिफेंस बजट जो है अभी वो 900 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1400 बिलियन डॉलर करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 200 बिलियन डॉलर अपने कांग्रेस से इन शॉर्ट कहें तो अमेरिका को ज्यादा कोई लॉस नहीं हुआ है। हाँ, एक छवि की बात जरूर हो रही थी, उसकी चर्चा आगे कभी फिर करेंगे। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।